जगना, इनकी आंखें काली, मेरी आंखें काली, सबकी आंखें काली काली हो गई थी उस समय। तो शक करने जानबूझ करके भी नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वो शक करेंगे तो जितना पिएंगे नहीं उतना उनका वजन घट जाता है। तो क्योंकि उसमें मेहनत लगता है ना शक काफी करने एफर्ट्स में। लगते अब हैं। आपको फैन ऑन करके नहीं रखना है, बिल्कुल भी फैन ऑन करके नहीं रखना है, गलती से भी फैन ऑन करके नहीं रखना है। और सोचिए हम लोग को यहाँ पर भी उसी रूम में रहना था विदाउट एयर, और अपने बच्चे को फटाक से निकाल लिया। तो सोचिए माँ बाप का पावर कितना होता है अपने बच्चे को। नमस्कार दोस्तों, तो ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी के एपिसोड 14 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो तनु एंड ट्रिपलेट्स परिवार में आप सभी का स्वागत। बड़े और बुजुर्गों को सादर प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार और आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। तो आज ज़्यादा हम लोग समय नहीं बिताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बता देना चाहते हैं कि बस हमारा जो व्यूज़ है, नंबर ऑफ़ व्यूज़, वो 2 लाख बस पहुंचने वाला है। तो बस आप लोगों आप लोग चूँकि ट्रिपलेट परिवार का हिस्सा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाइए। और ये 2 लाख जो है जल्दी से जो टारगेट है, छोटा सा टारगेट है लेकिन उसको कवर करवा दीजिए। और तो यही ट्रिपलेट परिवार होने के नाते हम आपसे एक विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज एपिसोड 14 में और ऑफ कोर्स आप लोगों का जो मतलब प्यार है हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और इसी तरीके से लाइक्स, कमेंट्स और वीडियो शेयर करते रहिए ताकि हमारे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएं। सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ते जाएं। हमारा ये जो तनु एंड ट्रिपलेट्स का जो परिवार है ये और बड़ा हो जाए। और तो इसके साथ हम लोग एपिसोड 14 स्टार्ट करते हैं। तो फिर एपिसोड 14 हम स्टार्ट करते हैं, और इसके साथ आज तो मैं तन्नू को कहना चाहूँगा कि वही सारा चीज़ ड्राइव करे, चाहे मतलब पहले तो वो इनिशिएट करे, और उसके बाद बीच में अगर मेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल उनको हेल्प करूँगा। तो आज हम लोग पहले तो मैं एक मतलब बस इंट्रो बता देता हूँ कि आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग हॉस्पिटल से घर कैसे आए, और घर में हमने क्या क्या सेटअप किया, और किस तरीके से हमने वो जो NICU का एक काइंड ऑफ रेप्लिका हमारे बेडरूम को कन्वर्ट कर दिया उस हिसाब से, और किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं जो एक इन्फेंट बच्चे के लिए और एक प्रीमैच्योर बच्चे के लिए चाहिए होता है, वो हमने किस तरीके से तैयार किया, ये हम पूरे वीडियो में आज बताएंगे। तनु। तो हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। घर पहुंचते पहुंचते 4 बज गए थे। तो हम लोग जैसा कि गर्मी का टाइम था तो 4 बज रहे थे, तो उस टाइम ज़्यादा शाम नहीं ढलता है, थोड़ा दोपहर ही रहता है। और पूरा आसपास वाले पूरा एकदम अपने घर में थे, मतलब उस टाइम दोपहर का टाइम था, तो सब लोग रेस्ट कर रहे होंगे। कोई वेलकम करने वाला नहीं था। कोई देखने वाला भी नहीं था। हाँ। किसी को पता भी नहीं था कि हम लोग आ गए हैं। तो फिर हम लोग आए और घर में एंट्री हुआ, फिर अपने वापस उस रूम में गए जहाँ पर हम रहते थे, जिस बिस्तर पर मैंने लेट लेट के इतना दिन बिताया, 9 महीने। तो उस रूम में गए। फिर बेडशीट सब अच्छा लगाया, साफ सुथरा लगाया। फिर बच्चों को चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ, नहीं तो ये अगर बोलेगी तो ये मेरे को लगता है सारे टॉपिक 2 सेकंड में या 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे तनु। तो अभी कैसा है कि जब दोपहर को हम लोग पहुँचे तो वैसे तो मतलब पहले से नेबर्स बोले हुए थे कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग वेट कर रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे, क्योंकि नेबरहुड में थोड़ा पता चल गया था कि जब डिलीवरी हो गया और 1-2 महीने जब हम लोग थे सबको पता चल गया था। इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन जो हम लोग पहुंचने वाले हैं ये किसी को पता नहीं था। और हम लोग घुसने के साथ पहले तो मतलब ये था कि दोपहर का टाइम था, 3-4 बज रहे थे, 4 बज रहे थे। तो 4 बजे जैसे एंट्री किए तो कोई भी स्वागत करने वाला नहीं, मैं, मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, तन्नू, बस इतना ही हम लोग थे। और शायद राहुल भी था। राहुल था या चला गया था? चला गया था। तो मेरे साले साहब वो चले गए थे। तो उस समय फिर जब हम एंट्री किए तो मम्मी ने पहले से ही घर को तैयार करके रखा हुआ था। शायद मम्मी थी ऑलरेडी यहीं पे थे ना? नहीं, सब साथ में ही मंगाए थे। सब साथ में आए थे ना? तो सब, हाँ, था। तो सब क्योंकि 3 बच्चों को लेकर के आना था तो सारे लोग एक साथ ही गए थे और एक साथ लेकर के आए थे। तो घर फिर भी मम्मी ने थोड़ा अरेंज कर दिया था। तो अरेंज करने का मतलब है कि जितने भी कपड़े, जो जैसे कि हमारा जो बेडरूम था वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया था काइंड ऑफ NICU में। तो हमारा जैसे बेड है
तो बेड के हर एक कपड़े और हर चीज़ को हमने स्टरलाइज किया था, हमने हर चीज़ को सैनिटाइज किया था। और उस घर में जो भी आइटम्स वगैरह थे उस समय हमने सब चीज़ों को लगभग काइंड ऑफ स्टरलाइज करके रखा हुआ था। फिर जब बच्चे आए तो बच्चों को बेड पे लिटाया गया, और जो कि उतना दूर के ट्रैवल के बाद वो लोग सो गए थे, वो लोग कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किए, जगे हुए नहीं थे, सब सोए हुए थे, और उनको पेट के बल सुला दिया गया था। हाँ, फिर हम लोग अपना फ्रेश हुए, कपड़ा हाँ। चेंज किए क्योंकि हॉस्पिटल से आए थे तो हाँ। तो सब अपना कपड़ा चेंज किए, फिर जी। अपना खाने की तैयारी में लग गए। और हाँ, तो इसमें मतलब फैमिली जिस तरीके से होता है वो डिवाइड हो जाती है। तो मम्मी लग गई अपना मतलब ये किचन और घर का काम देखने के लिए। हम लोग ये मैं और तन्नू घर का ये बेडरूम का जितना भी सेटअप है वो करने लगे एक एक करके। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि सारी चीज़ों को स्टरलाइज कर दिया गया था पहले से ही। तो हमने उसको नॉर्मल अपना जो बेडिंग वगैरह बिछा दिया, और उसके बाद फिर बच्चों को हमने पेट के बल लिटाया, और उसके बाद जा कर के हमने उनका जो डाइनिंग स्पेस है बच्चों का, जो कि मतलब जहाँ पे कि सारी चीज़ें स्टरलाइज होंगी और सारी चीज़ें फिर बॉटल, दूध, ये सब धुलना रख होगा देते और ये देना होगा इंजेक्शंस वगैरह को, उनका मेडिसिन सब एक जगह हमने वो एक टेबल पे सेटअप कर दिया। अब रूम हीटर को भी हमें जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के ज़्यादा सामने नहीं रख सकते और ज़्यादा दूर नहीं रख सकते। ज़्यादा दूर रहने से ठंडा लगेगा और ज़्यादा नज़दीक रहने से वो तुरंत लाल हो जाते हैं। एक सिनेरियो ऐसा भी हुआ था जो कि हम आगे बताएंगे आपको, जिसमें कि बाला हमेशा क्यों अच्छा कान्हा था क्या? हाँ, छोटू इसलिए था क्योंकि हम उसमें बोल रहे थे कि बेचारा एक तो वैसे ही मतलब परेशान होकर के आया, और उस पर भी वो हीटर उसके सामने रह गया था। तो गलती किसी की नहीं थी, मतलब थोड़ा दूर ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो वो बताएंगे आपको आगे वाले सिचुएशन में। लेकिन हाँ, तो इसमें हमने ये किया। तो हमने वो जो टेबल सेटअप किया था उसमें हमने दो चीज़ों का मेजर ध्यान रखा। एक जो हमारा स्टेरलाइजर था वो काफ़ी बड़ा शेप में आता है, तो वो आप ये कोई भी दुकान से या फिर ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। उसको जब आप ले आए तो उसमें जितने भी बॉटल्स होते हैं बच्चों के दूध पीने के, या फिर उनका जो बाउल होता है, उसमें तो बॉटल्स नहीं थे, बाउल्स थे, राइट? नहीं, बॉटल्स से छोटे वाले बॉटल्स नहीं, उनका ये था पेस मेकर्स था, वो पेस मेकर्स था, वो बॉटल नहीं था। और उनका अच्छा छोटे बॉटल्स थे क्या? हाँ, तो बॉटल से पीते थे। अच्छा हाँ, उस समय बॉटल से पीना क्या स्टार्ट कर मतलब देते ये थे। सब चीजें नहीं याद नहीं है। मतलब धीरे धीरे तो हाँ, वो छोटे छोटे बॉटल्स थे, उनका बाउल्स था जिसमें कि हम बनाया करते थे उनका दूध, और मदर्स मिल्क भी उसी में दिया करते थे। इंजेक्शंस वगैरह जो होते थे, तो इंजेक्शंस को अब हमने 2 दिन यूज करना स्टार्ट कर दिया था। 2 दिन के बाद हम उसको फेंक देते थे। तो 24 से 48 आवर्स हम यूज करते थे, उसके बाद हम फेंक देते थे उसको। और डस्टबिन वगैरह सब अरेंज किया था, कवर्ड डस्टबिन था जिसमें कि सारे जो भी कचरा आएगा उसमें जाएगा। और उसमें डाइपर का डस्टबिन अलग हो गया था, और इनका जो ये ड्राई डस्टबिन अलग हो गया था, इन द सेंस कि इनका जो ये सारी चीज़ें इंजेक्शन का जो रैपर होता है, मेडिसिन का जो रैपर होता है, वो सारे उसमें जाते थे, या फिर कचरा जो भी चीज़ होता था वो उसमें चला जाता था। और पूजा का रूम था उसी रूम में, लेकिन हम लोग उसमें अगरबत्ती नहीं जला पाते थे कुछ दिन तक, और क्योंकि ऑफ कोर्स हमें लगता था कि कहीं उसके धुएं से परेशानी ना हो जाए। तो और हम लोग मच्छर का कभी भी दवाई यूज नहीं किए थे। हमने चारों तरफ जो विंडोज़ थे उसमें नेट लगा दिया था, और हम जल्दी बालकनी का दरवाज़ा हम लोग खोलते नहीं थे उस समय, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा था। मॉस्किटो नेट भी लेते थे हम लोग। हाँ, और बच्चों के लिए मॉस्किटो नेट भी लिए थे, तो वो भी हमने लगा दिया था। तो मॉस्किटो नेट इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो उस समय तो आप लोग को पता ही है कि भाई कोई भी बीमारी, कोई भी मच्छर की बीमारी या फिर मक्खी से कुछ भी चीज़ फैल सकता है। अब बारिश का मौसम घुस रहा था तो मक्खी आने लगते हैं। अब कितना भी ये कर लीजिए, हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, और चूंकि आजू बाजू पेड़ पौधे भी थे, तो मक्खियाँ तो, और कदम का पेड़ जो है हमारे बालकनी के पास ही आगे लटकता था, तो मक्खियाँ किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत 1-2 आ ही जाते थे। तो हम लोगों को वो चीज़ का डर लगता था कि जो जैसे दूध का बॉटल रखा हुआ है, उसका कैप गलती से मान लीजिए थोड़ा सा मिस हो गया, कि वो कुछ काम करने थोड़ा सा उधर चले गए, हल्का सा कैप खुला छूट गया, तो मक्खी आकर के उस पर बैठ गया। तो ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। हम लोग हर बारीकी का ध्यान रख रहे थे, मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो अभी जो हम लोग बताएंगे वो ये है
कि जो दूध पिलाने का हो गया, चाहे मदर्स मिल्क हो गया, चाहे ये हो गया, क्या बोलते हैं, अब मदर्स मिल्क को लोग पी नहीं पाएंगे क्योंकि उनको वो हैबिट नहीं रहती है और वो हैबिट धीरे धीरे बनाना पड़ता है। लेकिन ट्रिपलेट के केस में थोड़ा सा अलग ही था कि वो तो अभी मतलब अपना वजन ही बढ़ाने में लगे हुए थे। तो हम लोगों ने बॉटल और क्या बोलते हैं वो ये दूध को, मदर्स मिल्क को भी हम बाउल में लेकर के तब जा करके उनको देते थे। इस बॉटल तरीके में से देते बॉटल में देते थे या फिर बाउल में करके देते थे। तो इस तरीके से ही हम लोग ये कर रहे थे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो है कि जो फीडिंग टाइम और उनका सुलाने का टाइम, उनका पॉटी टाइम, ये सारा चीज़ हम लोगों ने एक रूटीन में सेट करके रखा था। और उनका टेम्परेचर बीच बीच में हमें चेक करते रहना पड़ता था, क्योंकि आप उनको छू करके अंदाज नहीं लगा सकते थे कि इसको बुखार है या नहीं, क्योंकि उनका इसलिए बॉडी सुबह जो शाम 2 टाइम चेक करते थे। हाँ। तो वो भी हम लोगों का रूटीन में रहता था कि एक थर्मामीटर में ले आया था। इनफैक्ट वो गन वाला जो थर्मामीटर होता है जो ऐसे दबा करके वो करते हैं, वो मैं नहीं ला पाया, बहुत बार सोचा लेकिन नहीं लाया था। डिजिटल थर्मामीटर हमारे पास था, लेकिन हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो रहे थे तो हम लोग उस टाइम वहाँ से एक थर्मामीटर भी ले लिए थे। तो वैसा करके ले लिए थे। तो हम लोग ये चीज़ करते थे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप ये कर सकते हैं, एक तो रूटीन सेटअप कीजिए। भले आपको उस समय लगता होगा कि हमें 24 घंटे जगने पड़ रहे हैं, राइट, लेकिन आप एक बार रूटीन जब सेट कर लेंगे ना, जैसे हम लोग भी रूटीन में जब कर लेते थे, तो कहीं ना कहीं टाइम मिल जाता था हमें भी आराम करने का और सोने का, और बड़े बढ़िया तरीके से हम लोग वो चीज़ कर लेते थे। तो और उसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता था। तो जब रूटीन सेटअप हुआ तो रूटीन किस तरीके से था तुम्हें याद है क्या? हर 2 घंटे पे हमें फीडिंग देना पड़ता था, इतना मुझे याद है। 2 घंटे पे वो लोग उठ ही जाते थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि उठने के पहले 10-15 मिनट 20 मिनट पहले पिला के दूध सुला देने। हाँ, तो अब तीनों का है, तो हम पहले भी आपको ये चीज़ बताए थे कि अब तीनों एक साथ ही उठेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गैप होता था, लेकिन उठ जाते थे, लगभग तीनों एक साथ में उठते थे। लेकिन जो सोने का टाइम होता था रात में ना, उस समय बेटी जो है वो आंख खोल करके, अच्छा वो थोड़ा समय के बाद बड़ी हो गई तो, अच्छा थोड़ी सी बड़ी हुई तब हुआ। लेकिन इस समय तीनों जो होते थे एक ही टाइम पे सोते थे, और सोते भी थे तो मतलब और उठेंगे तो लगभग मेरे को लगता है कि हार्डली 3 या 5 मिनट का ऐसा इंटरवल होता था। बाकी सारे टाइम में मेरे को लगता है वो तीनों एक ही साथ उठते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम मतलब ऐसा कि जैसे कि वहाँ पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस आए, एक को उठाए, फीडिंग करना शुरू किए। अगर दोनों हम लोग मियाँ बेबी आए तो मैं एक को पकड़ा, दूसरे को तन्नू पकड़ी, फीडिंग स्टार्ट किए। और फीडिंग से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि उन्होंने पॉटी किया कि नहीं। पॉटी किया तो उसको साफ़ कीजिए। पता नहीं उस समय बीइंग ए फादर मेरे को तो कभी ऐसा फील ही नहीं होता था कि मैं इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं मदरली नर्सिंग कर पाऊंगा बोल करके। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप आता गया। तो फिर पहले जब मैंने फेस किया वो डायपर जो चेंज करना था फुल डायपर को, तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगा, लेकिन ग्रेजुअली फिर मैंने उस चीज़ को अडोप्ट कर ली। ग्रेजुअली क्या, मेरे को लगता है कि हर दूसरे दिन ही मैंने अडोप्ट कर लिया था। उसके बाद फिर जा कर के क्या बोलते हैं, तो उसी तरीके से पहले डायपर चेंज कर दीजिए। उसके बाद और हर एक चीज़, जैसे डायपर चेंज करने के बाद आपको हैंड सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, हैंड सैनिटाइज करना है, और तब तक आपको गैप रहता था, राइट। आप गए वॉशिंग ये क्या बोलते हैं वॉश बेसिन से हाथ धो कर के आए, हैंड सैनिटाइज किए, टॉवल से जैसे हाथ पोंछ रहे हैं, तब तक बच्चा रोना शुरू कर दिया। और एक जन रोना शुरू किया तो बाकी के 2 जाग गए। तो इसीलिए आपको पूरी तैयारी के साथ आनी पड़ती थी कि भाई आपको विदिन, जैसे बच्चा उठा हुआ है बाकी 2 सोए हुए हैं, तो आपको तुरंत जैसे डायपर आपने चेंज किया, कोई चीज़ में उसको एंगेज कीजिए या उसको पलटा दीजिए या कुछ कीजिए, लेकिन आपको विदिन सर्टेन सेकंड्स वापस आना है। नहीं तो जैसे वो रोना शुरू कर देगा उससे पहले आपको उसके मुंह में बॉटल डाल देना है, नहीं तो फिर वो जैसे रोना शुरू करेगी या करेगा बाकी के 2 पक्का उठ जाएंगे। और एक बार वो दोनों भी उठ गए, आप ना ही इसको ढंग से पिला पाएंगे दूध, ना ही उनको केयर कर पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम हो जाता था। और ये छोटे बच्चे, इनको हम रोने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो रोते थे तो उनका वजन घटता था। तो इसीलिए हम लोग, और उस समय चूंकि इनका वजन बढ़ने का जो पैटर्न रहता था वो रहता था, राइट। तो में रहता है कि मतलब मैं जब बोल रहा होता हूँ तो तन्नू वो सीन सब याद करने लगती है कि कैसे वो दिन सब पार होता था। तो ग्रेजुअली कैसा हुआ कि
मैं जब क्या बोलता हूँ, तो वो आपको पिन ड्रॉप साइलेंस से एक को सारा कवर करना है, मतलब एक को फीडिंग और ये चीज़ करना है, फिर उसको सुलाना है। अगर उसको वो सो जाते थे पिलाने के बाद, उनको पेट को बल ऐसे से थोड़ा थोड़ा थपथपाने से वो सो जाते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि जगह रह जाते थे। तो आपको थोड़ा सा टाइम दे करके उसको सुलाना है, और ये सुलाते सुलाते में दूसरा कुछ तो बॉडी वॉडी हिलाना शुरू कर देता था, तो पता चल गया कि बेटे इसको सुला रहा है, तो वो दूसरा जाग गया है बोल करके। और जैसे जागता था तो उसको फिर हम लोग ये करते थे, क्या बोलते, दूसरे को नर्सिंग वगैरह करके उसके बाद तीसरे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि 2 आदमी तो चाहिए ही होता था, क्योंकि 2 को एक साथ हैंडल कर लिए तो आप क्या होता था, जो जिसने पहले ख़त्म किया वो तीसरे को पकड़ लिया, इस तरीके से हो जाता था। शुरू में परेशानी हुई थी, क्योंकि पूरा 24 घंटा कुछ टाइम टेबल पता नहीं चलता था। हाँ। सिर्फ पिलाने में ही टाइम चला जाता था। टाइम चला, मतलब हमें तो पता भी नहीं समझ चलता था नहीं कि आता कैसे, मतलब 3 से 4 दिन लगा था इस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ। और लेकिन एक बार वो आप समझ लेंगे और रूटीन सेटअप हो गया। मुझे लगता है हमने रूटीन 1 या 2 दिन में ही सेटअप कर लिया था, लेकिन जो उसका रिदम को समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। और 1 वीक या 1.5 वीक के बाद कितने बाद वैक्सीनेशन लगाने जाना था शायद, राइट? नहीं, 15-20 दिन बाद गए थे हम लोग। अच्छा, 15-20 दिन के बाद गया था क्या? तो 15 या 20 दिन के बाद हमें एक वैक्सीन, 2 वीक्स के बाद, आफ्टर 2 वीक्स, यस, आफ्टर 2 वीक्स जुलाई हो गया था, हाँ। अगस्त में जाना था, वैक्सीन लगाने जाना था। तो पहला वैक्सीनेशन जो रहता है, वो उन्होंने कहा था, डॉक्टर ने ही कहा था कि आप अपने वहीं पे दिलवा दीजिएगा। तो हम लोग लेकर के गए, और वो वैक्सीनेशन लगने के बाद बच्चे को बुखार भी होता है, ये तो पक्का है। तो अभी तक होता है, अभी तक ये लोग अभी वैक्सीन भी पे जाते हाँ, हैं वैक्सीन तो पे फीवर होता है। तो अब वो फीवर आया तो उन्होंने मेडिसिन दे दिया था, कैलपोल वगैरह दे दिया था। तो फिर वो हमने दे करके, और उस समय तो उनका 0.4 ml ही चलता था, तो 0.4 ml या 0.8 ml मुश्किल से वो दे देने से वो फिर अपने आप एक वैक्सीन लगाते समय तो हम लोगों का एकदम हार्ट ऐसा पिघल जाता था जब तीनों को देखते थे। एक तो बेचारे ऐसे ही रुके सूखे हमारे बच्चे, ऊपर से फिर वो इतना मोटा मोटा इंजेक्शन लग रहा है और ड्रॉप दे रहे हैं। लेकिन इतना तो है कि ट्रिपलेट जब भी जाते हैं हॉस्पिटल या जिस जगह भी जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल गए या जिन लोगों ने हमारा वो न्यूज़पेपर वाला वो पढ़ा है और वो वीडियोस देखा है, और जब ये सारी चीज़ें जब देखते हैं कि भाई कान्हा, बलभद्र और सुभद्रा आई हुई हैं, तो वो काफ़ी, मतलब वो वहाँ माहौल बन जाता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हम लोग एक बर्थडे पार्टी में भी गए थे, तो वहाँ हमारे 2 फैंस मिले थे। तो मतलब सारे हॉस्पिटल वाले, सारे लोकेलिटी वाले इन लोगों को पहचानते हैं, और काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है जब हम लोग इस तरीके से जाते हैं और वो लोग केयर करते हैं, बच्चों का प्यार देते हैं। और किस तरीके से वैक्सीन लग गया पता नहीं चला, लेकिन हाँ, बच्चे रोते ही हैं ऑफकोर्स, उतना बड़ा इंजेक्शन लग रहा होता है तो हमें थोड़ा सा दर्द होता था पहले पहले। अब लगता है कि नहीं, उनके सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है, तो चलेगा, तो वो दर्द उनको याद भी नहीं रहेगा। डेली रूटीन में मैं इन लोगों का बेडशीट सुबह सुबह मतलब डेली चेंज करती थी। हाँ। रोज इनका बेडशीट जी, इनका बेडशीट चेंज होता था, इनका जो टॉवेल टॉवेल तो हमने मतलब वो लगभग भी change होता था। मतलब समझिए कि हमने 16 या 20 टॉवेल्स लेकर के आए हुए थे। जो बेबी टॉवेल्स होते हैं ना, 16 से 20 टॉवेल्स थे, जो कि मतलब हम लोग का तो फ्रिक्वेंट चेंज होते रहता था ना। अगर मान लीजिए थोड़ा भी सॉइल हो गया तो फिर उसको फिर चेंज कर दो, तो इस तरीके से चलते रहता था। और हमने छोटे छोटे सॉफ्ट हैंकीज़ लिए थे बच्चे का जो होता है, तो उससे कैसा होता है कि आप मतलब जब भी बच्चे को वाइप करना होता था तो हाँ। और बेबी वाइप में हम सिर्फ वो पिंक कलर वाला जो डब्बा आता है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर से यूट्यूब कहीं हमारा वो वीडियो को ये चीज़ में ना डाल दे। तो फिर वो पिंक कलर का आता है, जी से उस कंपनी का नाम है। तो मुझे लगता है कि सब जानते ही होंगे ये चीज़। तो वो हमारा तो स्टॉक आता था, राइट, हमारे घर में है। मैं जब भी जाऊंगा मार्केट, और चूँकि मुझे काम ज़्यादा करना रहता था और ऑफिस का भी काम और घर का भी काम संभालना, तो मेरा तो घर से निकलना लगभग क्या मैं बोलूँ, बंद हो गया था, वैसा हो गया था। तो फिर मैं क्या करता था कि स्टॉक्स में मैं बात करता था कि अब मैं स्टॉक में सब कुछ लाऊंगा। तो चाहे घर का राशन वगैरह लाना हो या फिर कुछ भी सामान लाना हो, तो मैं एक बड़ा स्टॉक ला करके घर पे रख दिया। अब उसको यूज़ हो तो मैं वीकेंड्स पे ही सिर्फ बाहर का मैं ये करने जाता था, मुआयना करने जाता था, या बाहर कुछ खरीदना या काम हो, अनलिस्टेंटली बहुत इमरजेंसी पड़ा तब तक मैं बाहर नहीं जा पाता था। तो मम्मी पापा, पापा उस समय थोड़ा बाहर का काम संभालते थे,
और उस समय तक हम लोग ये वाले घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, उस समय हम लोग वहीं पे थे। और और क्या था कि टॉवेल्स हो गया, बेबी वाइप्स हो गया, जो वेट वाइप्स होते हैं, तो वो हम वो जी वाला जो कंपनी है उसी का लेकर के आते थे। पिंक कलर का बॉक्स होता है, तो उसका जैसे मैं हर वीक का, इनिशियल डेज में मुझे लगता है हर वीक का 4 लेकर के आता था ना, बड़ा डब्बा जो रहता था उसका 4 लेकर के आता था। और जो दूध का प्री नाइन उस समय चलता था, राइट, तो फिर मैंने बोल ही दिया नाम तो प्री नाइन जो चलता था, वो भी हम लोग वो डब्बे को कितना लेकर के आते थे, लगभग एक, हमारा वो एक डब्बा उस समय चलता था कितना, 12 घंटा चलता था, राइट। नहीं नहीं, उस टाइम तो चलता था, 2-3 दिन चल रहा था। 2 दिन कहाँ चलता था, तो फिर हम लोग तो 6 या 7 डब्बा लेकर के आते थे, भूल गई हो। फिर बाद में एक डब्बा एक दिन में चलने लगा। अच्छा, थोड़ा जो दिन इनिशियल बाद, डेज में initial जो day पहला में, एक वीक था, क्योंकि 30 ml पीते थे ना, हाँ 30 ml पीते, तो ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं लगता खर्चा था। होता था। तो फिर जब ग्रेजुअली बढ़ने लगा, तो हम लोग लगभग एक वीक में 7 डब्बा 6 आता या था, 7 6 या आता 7 था। डब्बा आता था। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बढ़ने लगा था। तो अगर ऐसे तो कैलकुलेशंस नहीं करने चाहिए, बट फिर भी ये हम लोग इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि फिर भी महीने का अगर मैं देखूं, तो वो डब्बे वाला दूध पे अगर आप डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, और 1 साल तक गाय का दूध नहीं दे सकते हैं आप। अगर गाय का दूध दिए तो इन बच्चों को अस्थमा हो सकता है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर की तरफ से भी कि बच्चों को गाय का दूध अगर देना भी है तो किसी, आप ऐसा मतलब एकदम प्योर देसी गाय का दूध दे सकते हैं उसको, जो कि इंजेक्शन वगैरह दे करके ये चीज़, तो वो वाला नहीं चाहिए। एकदम प्योर देसी गाय जो होता है, जो जंगल वगैरह में मिलता है, वैसा टाइप। आप पूरे गांव में गए तो वहाँ कहीं पर मिल गया, वैसे गाय का दूध आप दे सकते हैं अगर आपको मिला तो। नहीं तो आपको ये डब्बे वाला दूध देना पड़ेगा, या मदर्स मिल्क चलेगा। और मदर मिल्क चूँकि मतलब हमारा लगभग 6 महीने तक चला था, उसके बाद बंद हो गया था, तो हम वही डब्बे के दूध का ही सहारा लिए। प्री नाइन मानते हैं कि मतलब मदर्स मिल्क के बहुत नज़दीक होता है, तो वो दूध को ज़्यादा मतलब प्रेफर किया जाता है, सारे डॉक्टर्स वही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो नेस्ले का जो अपना रहता है, राइट, तो वो चीज़ होता है। तो इनिशियल एक वीक में तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्रेजुअली फिर हमारा जब अराउंड 2-3 महीने के हो गए तो उस टाइम फीडिंग बढ़ जाता क्वांटिटी है, बढ़ गई। क्वांटिटी बढ़ गया। 2-3 महीने मेरे को लग रहा है कि, अच्छा 2-3 महीने के बाद ही बढ़ा था क्या। तो वो अराउंड आपका पर मंथ का एक्सपेंसेस, जैसे ट्रिपलेट के केस में या ट्विंस के केस में, तो आप काउंट कर लीजिए कि अगर ट्विंस होगा तो आपका, नहीं, उस टाइम डब्बे का दाम भी अलग था ना, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तो 700-750 हो गया है। हाँ तो उस समय भी तो 750 था ना, प्रीनन का था 615 था उस टाइम। 615 था क्या। हाँ तो 615 को कैलकुलेट करो ना 7, और फिर वीक बेसिस पे था, और उसको फिर इसमें कन्वर्ट कर दो, क्या बोलते हैं, और ऊपर से फिर क्या हम ये हमारे मेडिसिन पे आते थे, मेडिसिन भी बच्चे आते लोग थे। का भी, तो हम लोग उनका। जैसे जाते थे ना, तो वो स्टॉक लेकर के आते थे। उस समय वो D3, बॉन्ड D3, बिवॉन ड्रॉप्स, और अभी भी चलते हैं, इनफैक्ट कैल्शियमैक्स भी चलता है। कैल्शियमैक्स उनके बोन्स के लिए चाहिए होता है, और बिवॉन ड्रॉप जो होता है वो मल्टीविटामिन होता है। और उस समय एक चलता था हमारा, याद है क्या, कौन सा चलता था तुम्हें, जो हम लोग वहीं से लेकर के आए थे, जो दोबारा यहाँ पे नहीं मिला था, तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट टोनोफेरन यूज किया था। हाँ, याद नहीं। नहीं याद है क्या। नहीं। तो फॉरेक्स या क्या तो नाम था उसका, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा। फेरोटेक्स था, हाँ फेरोटेक्स था। तो फेरोटेक्स वो भी मल्टीविटामिन है, उसका सब्स्टिट्यूट रहता है ये आपका कौन सा, टोनोफेरन रहता है। और विटामिन डी के लिए D3 मस्ट, या फिर बॉन्ड D3, ये 2 चीज़ें आप दे सकते हो। तो ये सारे ड्रॉप्स में आता था, डेजी 3 आता था। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, जो कि बच्चे के बाकी जो विटामिन होते हैं वो उस समय उनको मिलता रहे। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस तो रहते हैं, लेकिन अब आपको उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि क्या आप मतलब डब्बे का मिल्क, मेरा तो सलाह रहेगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट भी होता है कि मदर्स मिल्क पे थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव करवा सकते हैं तो करवाइए, लेकिन वो थोड़ा मदर्स डिफ़िकल्ट है। मिल्क में आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो नहीं दे पाते हैं, या उनके मतलब जैसे निपल्स छोटे हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, या बेबी का वेट कम होने से वो सक नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप ऐसे निकाल कर दीजिए।
तो ये जो निकाल के देने वाला प्रोसेस है, इससे क्या होता है, आपका दूध निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब बच्चे खुद से मुंह से सक करेंगे तो दूध प्रॉपर क्वांटिटी में बहुत दिन तक निकलता है। जैसे 4 साल 5 साल ऐसे करने से निकलता है दूध। तो ऐसे आजकल हम लोग का इसीलिए मम्मी लोग का ऐसा दूध खत्म हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ, तो ये मतलब शायद तक इनको ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम बहुत सारे लड़कियों में देख रहे हैं। मेरी फ्रेंड लोग भी है, उनका भी यही प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये चैलेंजेस हैं, और ऑफ कोर्स तनु ने जिस तरीके से समझाया, तो उस चीज़ को किस तरीके से टैकल करना है ये लोग। जितना जल्दी आप बेबी को सक कराएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा दूध और लंबे टाइम तक 4-5 साल तक दूध रहेगा। चलेगा, लेकिन प्रीमैच्योर्स होते हैं, वजन कम हमारा तो रहता दूसरा ही है, तो केस था। हमारा तो उनको शक करने जानबूझ करके भी नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वो शक करेंगे तो जितना पिएंगे नहीं उतना उनका वजन घट जाता है। तो क्योंकि उसमें मेहनत लगता है ना, काफी शक एफर्ट्स लगता है, तो इसीलिए हम लोगों को ये भी मना किया गया था। इसीलिए हमें बोला गया था कि आप दूध इसमें बाउल में लगा कर निकाल करके उसके बाद उनको इंजेक्शन से दीजिए। इंजेक्शन से मतलब वो उसी तरह के विदाउट सिरिंज वाला इंजेक्शन जो होता है वो उस तरीके से दीजिए। तो इस तरीके से फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अडप्ट करने लगे। लेकिन अब टाइम बीतता गया। इसके बाद फिर आया पहला जो, मतलब ऐसे तो हमने पहला जो बीमार जो पड़ी थी अपनी सुब्बू, उसका तो हमने ऑलरेडी एक स्टोरी में कवर कर दिया। वैसे हम आप लोगों से और भी मतलब सितंबर, लेकिन वैसे हम लोग आपसे और भी एडवाइस लेना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हमारे इस जर्नी में ये ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज में और क्या क्या एस्पेक्ट्स हम कवर कर सकते हैं। दो हमारे पास एक बहुत ही सरप्राइजिंग मतलब टॉपिक है इसी से रिलेटेड, कि हम लोग घर आ गए और सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो हम लोग एपिसोड कितना 15 में कवर करेंगे। वो बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। लेकिन होपफुली ये एपिसोड 14 में जो हमने बताया कि किस तरीके से हमने सेटअप किया अपना सारा चीज़ घर पे, किस तरीके से हमने, और क्या, आपको फ़ैन ऑन करके नहीं रखना है, बिल्कुल भी फ़ैन ऑन करके नहीं रखना है, गलती से भी फ़ैन ऑन करके नहीं रखना है। और सोचिए हम लोग को यहाँ पर भी उसी रूम में रहना था विदाउट फ़ैन, और गर्मी का मौसम लगभग पार हुआ था, बारिश भी आना शुरू हो गया था। आप समझ रहे हैं कैसा एकदम ह्यूमिड वाला क्लाइमेट रहता है उस समय, और मतलब पसीने से तरबतर। मैं वहीं पे लैपटॉप लेके बगल में बैठा हुआ हूँ, तन्नू वहीं पे नीचे बेडिंग बिछा करके वहीं सोई हुई है, या फिर क्योंकि हम लोग ऊपर सोते भी नहीं थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोता था, क्योंकि मैं अगर किसी के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर पलट गया तो गलती से, मेरे को वो डर से मैं कभी ऊपर सोया ही नहीं, मैं नीचे ही सोता था। नीचे बेडिंग बिछा लिया, जब भी कोई रोया तो उठ गया और वहीं पर लैपटॉप वगैरह खोल करके अपना काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से होता था। और तन्नू भी उस समय काफ़ी एफर्ट देती थी, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहता था। मम्मी तरह तरह का खाना बना करके तन्नू को खिलाते रहती थी उस समय, क्योंकि इनको भी तो पौष्टिक खाना चाहिए होता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट के बगैर तो हम लोग एक कदम भी, मेरे को नहीं लगता है कि ले पाता है। क्या बोलती हो तुम उसमें, उस केस में? तो बस बोलो उस चीज़ को। हाँ, अकेले नहीं हो पाता है, लेकिन जिसका सपोर्ट रहता है, जिसको सपोर्ट रहता है उसका तो अच्छा रहता है, लेकिन जिसका नहीं भी सपोर्ट रहता है उसको तो खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, और वो हो ही जाता है। देखिए ऐसा माना जाता है ना कि माँ बाप का जो ताकत होता है अपने बच्चे के लिए ना, वो एक आपने इंसिडेंट सुना होगा, मैं यूट्यूब पे या फिर कहीं पर तो देखा था एक बार, कि किसी बच्चे के ऊपर कार पलट गया था। आजू बाजू शायद तक लोग दौड़े दौड़े आ रहे थे, लेकिन जब तक वो लोग पहुंचते यहाँ पे, उसके पिताजी ने वो कार को अपने, मतलब वो पिकअप ट्रक था शायद तक, उस पिकअप ट्रक को एक हाथ से, मतलब 2 हाथ से उठा लिया और अपने बच्चे को फटाक से निकाल लिया। तो सोचिए माँ बाप का पावर कितना होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो वो आप कभी भी, मतलब ये बच्चे होने से पहले इतना ज़्यादा नहीं सोचने का है, बच्चे होने के बाद ज़्यादा सोचने का नहीं है। आपको भगवान उतनी ताकत दे देती है कि भाई आप अपने बच्चों को मतलब पालन पोषण कर सकें, बरसते आपके अंदर वो जज्बा भी रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स आप पेरेंट्स हैं तो आपके अंदर तो जज्बा रहेगा ही, और वो विल पावर अपने आप आ जाता है। और मे बी बायोलॉजी में आप देखें तो मदर्स जो हैं, इन पापा के अंदर वो अपने आप वो ताकत और वो हिम्मत कैसे आता है ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, अपने आप आ जाता है। तो कि मतलब आपको सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी फैमिली हो जाती है, राइट।
बच्चे को एक नुकसान ना हो, ये आप किस तरीके से सोचते हैं कि मतलब भाई उनको एक भी खरोच ना लगे। अब थोड़ा बहुत खेलते हैं तो खरोच लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जितना गिरेंगे तो कुछ सीखेंगे, वो ऐसा रहता है। लेकिन उस समय चूँकि क्रूशियल टाइम होता है, तो उस समय बचाना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक छोटी चीज़ से। मच्छर से हो गया, मक्खी से हो गया, आपको वो लोग पलटते पलटते एक दूसरे को नकोर ना ले, मतलब ये ना कर ले, उनका सांस कहीं मतलब सोए सोए वॉमिट हो गया तो उसी में मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि सफोकेट कर जाते हैं, वो ना हो, उसके लिए आपको हर एक बार बीच बीच में उठ करके चेक कर लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, रात रात भर जगना, इनकी आंखें काली, मेरी आंखें काली, सबकी आंखें काली काली हो गई थी उस समय। तो वो जो दिन था वो एक अजब सा दिन था। थोड़ा सा कष्ट था लेकिन बड़ा एंजॉय किए हम, मतलब मैं और तन्नू तो मेरे को लगता है कि ये प्रेगनेंसी के जर्नी और डिलीवरी के बाद जब ट्रिपलेट्स आए तो हम लोगों के बीच में कभी ज़्यादा बहस वहस भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया, उसके बाद सब समाप्त हो गया, क्योंकि सारा फोकस तो इन तीनों को संभालने में चला गया। तो हमारे जो भी छोटे मोटे भी बहस होते इन थे तीनों वो को संभालने के बाद हमारे में उतनी एनर्जी बचती नहीं है कि भाई बहस करें। आपस में लड़ाई करें या झगड़ा करें और कुछ अभी करें। भी वही हाल है। अभी भी वही हाल है। तो हम लोग बस वही है, हम लोग ना अडेप्ट कर लिया है कि भाई अब चाहे कष्ट हो चाहे दुख हो, खुशी खुशी पार करना है और मस्त एकदम एंजॉय करते हुए पार करना है। एंड थैंक्स टू ऑफ कोर्स तन्नू, जो कि इतना अभी कुछ सपोर्ट। होता है तो मैं बोल देती हूँ कि आई गिव अप, मुझे कल सुबह उठ के फिर से अपना वापस काम करना है। तो या तो ये मुड़ जाते या मैं मुड़ करके निकल लेता हूँ, भाई मेरे को उस समय मेरे को नहीं करना है कुछ भी। तो अपना इस तरीके से अपने आप ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कभी भी चिंता ना करें, हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के अपने बच्चों की तरफ रहें। और ऑफ कोर्स माँ बाप बने हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको उस काबिल तक बनाएं। कोशिश तो हमेशा यही रहती है, आगे तो भविष्य ही जानता है कि किस तरीके से रहता है, लेकिन हाँ हमारी तो पूरी तरह कोशिश रहती है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं हम लोग एपिसोड 15 में, जिसमें कि हम आपको एक सरप्राइजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं, जो हमारे घर आने के बाद जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था, उसके बाद 1 वीक के बाद शायद तक कुछ क्रिएट हुआ था, लेकिन हम आपको वो बताएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं, इसके साथ हम लोग विदा लेते हैं और हम लोग मिलते हैं एपिसोड 15 में ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का। और आज ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी एपिसोड 14 में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।